हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केडी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमने देखा पिछले वीडियोस में ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में अध्ययन किया, निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा। और आज हम देखते हैं सौरमंडल के अंतर्गत ही आप अपने खुद के ग्रह पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। जैसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि सूर्य से दूरी, पृथ्वी की सूर्य से दूरी का क्रम क्या है, अर्थात सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है उसमें हम देखते हैं कि पृथ्वी का क्रम कौन सा है। तो आप देखेंगे कि सूर्य से, कल मैंने आपको फिगर बना के भी दिखाया था कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तीसरे क्रम पर है। ठीक है, सबसे सूर्य के निकट जो ग्रह था वो बुध था, और जो तीसरे क्रम पर है वो पृथ्वी है, और सबसे लास्ट में कौन सा था, वरुण था। और आकार की दृष्टि से यदि हम देखते हैं कि पृथ्वी का क्रम कौन सा है, तो आकार में पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, और सबसे छोटा कौन सा है, बुध। और पृथ्वी का आकार की दृष्टि से क्रम है पांचवा। थोड़ा सा द्रव्यमान की दृष्टि से देखते हैं ग्रहों के अंतर्गत कि पृथ्वी का द्रव्यमान का क्रम क्या है। तो जैसा कि आकार में पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, सेम वैसे ही द्रव्यमान की दृष्टि से भी पृथ्वी का क्रम पांचवा है। ठीक, अच्छा, सर्वाधिक द्रव्यमान किस ग्रह का है? सर्वाधिक द्रव्यमान है बृहस्पति ग्रह का, और सबसे कम द्रव्यमान किसका है, बुध का, क्योंकि बुध के पास कोई वायुमंडल वगैरह नहीं है। अच्छा, घनत्व की दृष्टि से देखते हैं, डेंसिटी की दृष्टि से, कि सब सर्वाधिक घनत्व किस ग्रह का होगा, तो सब सर्वाधिक घनत्व होगा पृथ्वी का, और सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है, शनि का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पृथ्वी का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है, अर्थात हाईएस्ट जो पॉइंट है वो पूरी पृथ्वी का कौन सा होगा। तो आप लोगों को पता है माउंट एवरेस्ट, हिमालय, महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,850 मीटर जिसकी हाइट है, और ये पूरी पृथ्वी का सर्वोच्च बिंदु है। बात यदि सर्वोच्चता की हो रही है तो जाहिर सी बात है कोई सर्वोच्च गहरा गर्त भी होगा। हाईएस्ट यदि कोई पॉइंट है तो सबसे निचला पॉइंट भी होगा। तो सबसे गहरा जो बिंदु है वो कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है, 11,033 मीटर। अर्थात आप देखते हैं कि जो पृथ्वी का सर्वोच्च बिंदु एवरेस्ट है वो 8,850 मीटर है हाईएस्ट, और गहराई में 11,033 मीटर, अर्थात मैरियाना ट्रेंच ज़्यादा गहरा है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा देखते हैं जलीय क्षेत्रफल और स्थलीय क्षेत्रफल के बारे में कि पृथ्वी पर जलीय क्षेत्रफल कितना है। तो पृथ्वी पर जलीय क्षेत्रफल का जो प्रतिशत भाग है वो कितना है, 71%। अर्थात हम ऐसे देखते हैं कि टोटल पृथ्वी के 71% भूभाग पर क्या है, जलीय क्षेत्र का विस्तार है, और मात्र 29% भूभाग पर क्या है, स्थलीय क्षेत्र का विस्तार है। आप ऐसे देखिएगा कि पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ा महासागर जो कि प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर अकेले पृथ्वी के कुल धरातल का 1/3% भूभाग कवर करता है। अर्थात देखेंगे 29% भूभाग पर स्थल है और 71% भूभाग पर जल है। और यहाँ हम क्या देखते हैं कि सिर्फ प्रशांत महासागर टोटल पृथ्वी के कुल भूभाग का कितना कवर करता है, 35%। अभी तक हमने पृथ्वी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में देखा कि पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे हाईएस्ट बिंदु कौन सा हो सकता है पृथ्वी का, और सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा हो सकता है। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे कि पृथ्वी का आकार के दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा क्रम है, और सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा क्रम है। अब हम थोड़ा सा और इससे आगे चलते हैं और पृथ्वी के ग्रह और उपग्रह, पृथ्वी उपग्रह, कुछ ग्रह हैं और कुछ उनके उपग्रह हैं, ये देखते हैं। ठीक है, तो पहला ग्रह हम देखते हैं पृथ्वी। तो पृथ्वी का एक उपग्रह है और एकमात्र उपग्रह है, वो कौन सा है, चंद्रमा। चंद्रमा के अलावा पृथ्वी का कोई उपग्रह नहीं। उपग्रह बेसिकली मैंने पहले भी बताया होगा कि उपग्रह भी अपने मात्र ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और साथ ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, वही दीर्घवृत्ताकार पथ पर किसी ग्रह की परिक्रमा, उसका जो भी उपग्रह होगा या जितने भी उपग्रह होंगे, कई ग्रह ऐसे हैं जिनके कई उपग्रह हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके बिल्कुल उपग्रह, एक भी उपग्रह नहीं है, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके गिने चुने महत्वपूर्ण उपग्रह हैं। ठीक है, तो उपग्रह अपना जो उसका मात्र ग्रह होगा उसकी परिक्रमा करेगा, और साथ ही साथ उपग्रह भी सूर्य की परिक्रमा
करते हैं। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हो गया आपका चंद्रमा। ठीक है, ये सब लोग जानते हैं। अच्छा, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है और चंद्रमा के वैज्ञानिक अध्ययन को सेलेनोग्राफी कहा जाता है। अभी आगे चर्चा करेंगे। दूसरा प्रमुख दो उपग्रह देख सकते हैं, फोबोस तथा डिमोस। कई एग्जामों में पूछे गए हैं, कई बार ये पता नहीं क्यों पूछा गया है, लेकिन आप देखिएगा कि मंगल के दो प्रमुख उपग्रह हैं। कौन कौन से? एक फोबोस और एक डिमोस। या हम यूं कह सकते हैं कि अब तक उपग्रहों से, विभिन्न एग्जामों में उपग्रहों से जो भी सवाल आए हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा ये फोबोस और डिमोस पूछे गए हैं। ये किसके उपग्रह हैं? फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह। तीसरा हम ग्रह देखते हैं बृहस्पति। बृहस्पति के कौन कौन से उपग्रह हैं? वैसे बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 67 है। कितनी है? 67 है। और अब तक माना जाता था कि बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं, लेकिन अब वर्तमान डाटा ये कहता है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि। खैर, बृहस्पति के कुछ उपग्रह हैं जो बड़े फेमस हैं। एक पहला हम देखेंगे लो, दूसरा यूरोपा। यूरोप से आप याद रख सकते हैं, यूरोपा किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। और एक उपग्रह है गैनीमेड, जो कि बृहस्पति के या सारे ही उपग्रह में चंद्रमा के बाद सबसे फेमस कौन सा है? गैनीमेड। क्यों? क्योंकि उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह कोई है तो वो कौन सा है? गैनीमेड। गैनीमेड उपग्रह किसका है? बृहस्पति का उपग्रह। और गैनीमेड सभी उपग्रहों में आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा उपग्रह है। और अगला हम उपग्रह देखते हैं बृहस्पति का, कैलिस्टो। ठीक है, तो चार प्रमुख उपग्रह हैं। उपग्रह तो काफी है, लेकिन हम फेमस देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक लो, एक यूरोपा, एक गैनीमेड और एक कैलिस्टो। ठीक है, इसमें याद रखने वाली विशेष बात यह है कि गैनीमेड उपग्रह सबसे आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, अगले ग्रह पे आते हैं, शनि। शनि का प्रमुख उपग्रह है वो कौन सा है? टाइटन। क्यों प्रमुख है? क्योंकि सारे उपग्रहों में, ध्यान से सुनिएगा, सभी उपग्रहों में टाइटन एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास अपना वायुमंडल है। ठीक है, एकमात्र उपग्रह ऐसा है जिसके पास अपना वायुमंडल है। अगला ग्रह देखते हैं, अरुण। अरुण का एक प्रमुख या सबसे प्रमुख जो उपग्रह है वो कौन सा है? टाइटेनिया। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, शनि का टाइटन, याद हो जाएगा, टाइटन घड़ियां भी चलती हैं आजकल। शनि का टाइटन, अरुण का टाइटेनिया, और अगला बरुण का टाइट्रॉन। बड़ा इजी है, टाइटन, टाइटेनिया और टाइट्रॉन। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 ग्रहों के मैंने बताए। अब कितने ग्रह रह गए? कुल 8 ग्रह में आप देखते हैं कि 2 ग्रह रह गए। कौन कौन से? एक बुध और एक शुक्र। ये बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इन दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। चंद्रमा 5वां बड़ा उपग्रह। जितने उपग्रह हैं तो उन उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। और चंद्रमा आकार की दृष्टि से कौन सा बड़ा उपग्रह है? 5वां बड़ा उपग्रह है। ठीक है, अच्छा, चंद्र विज्ञान अगला पॉइंट में लिखा है। चंद्र विज्ञान का मतलब क्या है कि चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए और उसको अच्छे से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने के लिए, चंद्रमा पर वायुमंडल है या नहीं है, मृदा कैसी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें समझने के लिए चंद्रमा का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको क्या हम बोलते हैं? सेलेनोग्राफी कहा जाता है। सेलेनोग्राफी। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखिएगा कि मैंने लिखा है कि चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा गया है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति है, और जब वायुमंडल की अनुपस्थिति होगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ वनस्पतियों का अभाव है, और इसलिए जीव जंतुओं का अभाव है। तो वहाँ पर चंद्रमा को क्या कहा गया? जीवाश्म ग्रह कहा गया।
चंद्रमा का अक्षीय झुकाव कितना है? 5 डिग्री। जैसे आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ऐसे ही चंद्रमा कितना झुका हुआ अपने अक्ष पर? 5 डिग्री। चंद्रमा का परिक्रमण और परिभ्रमण काल कितना है? परिक्रमण, चंद्रमा परिक्रमा किसकी कर रहा है? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और अपने अक्ष पर क्या करता है? घूर्णन करता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्रमा का परिक्रमण और परिभ्रमण काल है वो 27.5 दिन माना जाता है। बेसिकली देखिएगा 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट। ठीक है, 43 मिनट, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में चंद्रमा अपना परिक्रमण काल भी पूरा करता है और परिभ्रमण काल भी पूरा करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जहां चंद्रमा से सवाल बनता है कि सी, ये कई एग्जामों में पूछा गया है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांत सागर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 3-4 ऑप्शन रहेंगे, चंद्रमा से, मंगल से, गैनीमेड से, ठीक है, या पृथ्वी से। तो देखते हैं कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है। सी, अब चंद्रमा आपकी मेन हेडिंग है तो जाहिर सी बात है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का संबंध या शांत सागर का संबंध किससे होगा? शांत सागर से। ठीक है, चंद्रमा से। तो देखेंगे थोड़ा सा 30 एक तारीख देखिएगा, जुलाई 1969 को, कब? 30 जुलाई 1969 को एक यान होता है अपोलो 11। अपोलो 11, 30 जुलाई 1969 को अपोलो 11 यान द्वारा, किस यान द्वारा? अपोलो 11 यान द्वारा 2 व्यक्ति, कौन कौन से आपको पता है, आपने बचपन से ही देखते होंगे कि चंद्रमा पर मानव का प्रथम कदम या पहला वह मानव कौन सा था जो चंद्रमा पर उतरा? तो आप लोग जानते होंगे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो 2 व्यक्तियों के यहाँ नाम आते हैं, देखिएगा, अब देखिए 30 जुलाई 1969 को अपोलो 11 अंतरिक्ष यान द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी एडविन एल्ड्रिन दोनों चंद्रमा की सतह पर उतरे, चंद्रमा के धरातल पर उतरे। किस यान द्वारा गए थे? अपोलो 11 यान द्वारा। तो जिस स्थान पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा उनके साथी एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा के जिस स्थान पर उन्होंने अपना पहला कदम रखा, अर्थात चंद्रमा पर मानव का पहला कदम जिस स्थान पर पड़ा, उसी स्थान को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांत सागर कहा गया। तो आज के बाद आप याद रखिएगा, कभी पूछा जाए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का संबंध किससे है? किससे है? चंद्रमा से। देखिएगा 2 बातें और लिखी मैंने, एक सुपर मून और एक ब्लड मून। ठीक है, सुपर मून और ब्लड मून। तो सुपर मून का मतलब क्या है? पहले समझिए कि पूर्ण चंद्रमा, जब आपको पृथ्वी के धरातल से पूर्ण चंद्रमा की गोलाकार आकृति दिखती है चमकती हुई, तो उस परिघटना को बोला जाता है सुपर मून। अर्थात आप ऐसे समझेंगे कि चंद्रमा पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है, तो इस परिक्रमा के दौरान चंद्रमा पृथ्वी से जब सर्वाधिक निकट होता है, फिर से सुनिएगा, सुपर मून के अंतर्गत पृथ्वी से चंद्रमा की सबसे जो निकट स्थिति होती है, उस निकट स्थिति में चंद्रमा पूरा दिखता है, फुल दिखता है। इसी घटना को क्या बोला जाता है? सुपर मून। ठीक है। दूसरा पॉइंट ब्लड मून। ये ब्लड मून जो है ये पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। ब्लड मून का संबंध किससे है? अभी हम देखेंगे चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण के बारे में थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ब्लड मून लाल, ब्लड का मतलब जैसे ब्लड का कलर लाल होता है, इसी ब्लड मून की परिघटना में चंद्रमा का कलर आपको नारंगी या लाल प्रकार का दिखता है। जब पूर्ण चंद्रग्रहण होता है, अर्थात पृथ्वी जब चंद्रमा को, जाहिर सी बात है, मैंने बताया था कि चंद्रमा का अपना या किसी भी उपग्रह का, ग्रह का कोई प्रकाश नहीं होता है, तो चंद्रमा भी अपने प्रकाश के लिए किस पर निर्भर है? सूरज पर निर्भर है। अब कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में
सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी पूरी तरीके से जब चंद्रमा को ढक लेती है तो उसको पूर्ण चंद्रग्रहण कहा जाता है। और उस टाइम जो है सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचता है। किसी जो वातावरण का प्रकाश होता है, जो चंद्रमा के आसपास का वातावरण होगा, वहां का प्रकाश अप्रत्यक्ष रूप से जब चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा का कलर हल्का सा नारंगी या लाल टाइप का दिखता है। इसी घटना को ब्लड मून बोला जाता है। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में चर्चा करते हैं कि बेसिकली दोनों में अंतर क्या होता है। अक्सर सवाल पूछा जाता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से, और तीनों की सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इन तीनों की स्थितियों पर डिपेंड करता है कि कब सूर्य ग्रहण पड़ता है और कब चंद्र ग्रहण। तो यही सवाल, इस टॉपिक में सवाल बनने का चांस बस यही से होता है कि स्थितियाँ पूछी जाती हैं कि कब सूर्य या चंद्रमा के बीच में पृथ्वी हो या चंद्रमा और सूरज के बीच में पृथ्वी हो, इस टाइप की कंडीशन बन सकती है। क्या देखिए, सूर्य ग्रहण पहले हम देखते हैं, फिर चंद्र ग्रहण पर चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रहण में देखेंगे हम, मैंने लिखा है युति, एक तरफ युति लिखा है, एक तरफ युति लिखा है, एक सिजगी लिखा है, 2-3 पॉइंट आए हैं, यहाँ थोड़ा नोटिस करने की आवश्यकता है। देखिए, ये गया सूरज, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा। आपको दिख रहा होगा कि पृथ्वी और सूरज के बीच में क्या है, चंद्रमा है। और एक खास विशेषता दिख रही होगी कि तीनों एक सीधी रेखा में हैं, अर्थात सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक सीधी रेखा में हो तो इसी स्थिति को बोला जाता है सिजगी। ठीक है, इस स्थिति को क्या बोलेंगे, सिजगी। ये सवाल बन सकता है कि सिजगी से तात्पर्य है, तो 2-3-4 ऑप्शन होंगे, तो आप देखेंगे सिजगी का मतलब क्या होता है। जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों कैसी हो, एक सीधी रेखा में हो, तो इसको बोलेंगे सिजगी। और जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होता है, अर्थात देखेंगे सूर्य ग्रहण के समय क्या होगा, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, युति। हिंदी में इसको युति बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको सिजगी बोल सकते हैं। देखिएगा जरा, मैंने आपको पहले बताया होगा कि ग्रह हो या उपग्रह हो अपने प्रकाश के लिए किस पर निर्भर है, सूर्य पर निर्भर। अब देखिएगा, ये पृथ्वी परिक्रमा किसकी कर रही है, सूर्य की। और इस पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते घूमते सूरज के चारों तरफ क्या चक्कर लगाती है। साथ ही देखेंगे कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है या पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो ये पृथ्वी की जब परिक्रमा करेगा तो आप देखेंगे कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से सूरज की परिक्रमा भी कर देता है। देखिएगा, मान लीजिए पृथ्वी कहाँ गई, यहाँ। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, तो इस पृथ्वी के साथ क्या होगा, ये चंद्रमा भी होगा। तो ये घूमते घूमते, अर्थात आप देखेंगे पृथ्वी और चंद्रमा दोनों किसकी परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब बेसिकली हम आते हैं कि सूर्य ग्रहण पर। तो सूर्य ग्रहण के बारे में देखिएगा कि मान लीजिए ये सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, तभी दिन होता है। तो अब ये देखिए, ये प्रकाश आप देखेंगे कि पृथ्वी पर प्रकाश, सूरज का जब प्रकाश पड़ता है, लेकिन जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो जो सूरज का प्रकाश पृथ्वी के इस भाग पर पड़ना चाहिए उसको किसने रोक लिया, चंद्रमा ने। चंद्रमा बीच में आया, लेकिन ये प्रकाश यहाँ जाता है, यहाँ चंद्रमा न होता तो पृथ्वी में प्रकाश होता। अब चूंकि ये चंद्रमा का बीच में आ गया है तो जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचना चाहिए वो कहाँ पहुंचता है, वो मून क्या करता है, चंद्रमा क्या करता है, उसको रोक लेता है। आप देखेंगे कि जिस हिस्से के सामने पृथ्वी के जिस भाग के सामने चंद्रमा होगा उस भाग पर क्या हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा। अब ऐसा नहीं होता है कि पूरी पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण एक साथ पड़ेगा। पूरी पृथ्वी मतलब ऐसा नहीं होगा कि पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा जाए।
इस कंडीशन में क्या होगा, युति की स्थिति में या सिजगी की स्थिति में हम देखते हैं कि पृथ्वी के इस चंद्रमा का जो सम्मुख भाग है यहाँ क्या होगा, अंधेरा होगा। इसी को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। और बहुत से लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। तो कारण क्या है कि सूरज एक अल्ट्रावायलेट रेज या यूवी रेज निकालता है, और वो अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है, हमारी आंखों के लिए, हमारी त्वचा के लिए हानिकारक होती है। थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं चंद्रग्रहण के बारे में। चंद्रग्रहण की स्थिति को ये देखिए, याद रखिएगा, हिंदी में सूर्य ग्रहण की स्थिति को बोला जाएगा युति। क्या बोला जाता है, युति। और ये युति की कंडीशन हमेशा कब होती है, अमावस्या। अर्थात ऐसे भी सवाल बनते हैं, ऐसे भी सवाल कई बार पूछे गए हैं कि सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से होता है अमावस्या को, पूर्णिमा को, तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण हमेशा याद रखिएगा अमावस्या को होगा। चंद्र ग्रहण की स्थिति को व्युति बोलते हैं, व्युति, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सूरज, चंद्रमा, सॉरी पृथ्वी और चंद्रमा तीनों जब एक स्थिति में, तो इस स्थिति को भी क्या बोला गया, सिजगी। लेकिन हिंदी का टर्म याद रखने वाली बात है कि चंद्र ग्रहण को व्युति और सूर्य ग्रहण को युति, ठीक है। अब देखेंगे, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो पहले चंद्रमा यहाँ था, अब चंद्रमा इस स्थिति में, चंद्रग्रहण की स्थिति में चंद्रमा को देखिएगा कि चंद्रमा कहाँ पहुँचता है। चंद्रमा बीच में था इस स्थिति में, और अब चंद्रमा कहाँ पहुँच गया, पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी की दूसरी दिशा में पहुँच गया। अर्थात चंद्र और सूरज, अब आप देखेंगे कि जो प्रकाश, अब देखिए इस स्थिति में सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर तो पहुंच रहा है, लेकिन चूंकि जो प्रकाश सूरज का इस स्थिति में, देखिए मून पर प्रकाश आ रहा था, और इस स्थिति में क्या हो रहा है कि जो प्रकाश सूरज का चंद्रमा पर पहुंचना चाहिए उसको किसने ढक लिया, बीच में पृथ्वी है। अर्थात आप ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी की छाया किस पर पड़ रही है, चंद्रमा पर, और चंद्रमा पर क्या हो जाएगा इस स्थिति में, अंधेरा, ठीक है। तो इस स्थिति को बोलेंगे। और ये देखिए चंद्र ग्रहण की स्थिति, एक तो व्युति याद रखिए, दूसरी चंद्र ग्रहण कब होता है, हमेशा याद रखिएगा सूर्य ग्रहण अमावस्या को और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को, ठीक है। चलिए धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही टॉपिक के जीएस के, अभी तो भूगोल चल रहा है, भूगोल के टॉपिक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, फिर हम कोई दूसरा विषय शुरू करते हैं। वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल के साथ सपोर्ट बना के रखिए। और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या हो, कोई मन में कोई ऐसा सवाल पैदा हो कि और क्या सुधार किया जा सके, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको उसका जो है उत्तर, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक पढ़ाई करते रहिए। और हम संस्था आपका निरंतर सहयोग कर रही है, आपसे भी संस्था को सहयोग की आवश्यकता है। आपको सहयोग क्या करना है, सहयोग के लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करते रहिए, ठीक है, ताकि जो है संस्था को और टीचर्स को जो है मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू।